जी हाँ, तो स्वागत है एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का जो देश दुनिया से लगातार हमें देख रहे हैं। ऑनर्ड पर्सनैलिटी लगातार आप तक अलग अलग रंगों को पहुंचा रहा है, जिसमें खास तौर से आज खास अतिथि हैं जो जम्मू से आते हैं और डोगरी साहित्य का एक बड़ा नाम भी है। जी हाँ, तो हम मिलवाने जा रहे हैं आपको प्रोफेसर ललित मंगोत्रा जी से, जो कि जम्मू से आए हैं और जिन्होंने डोगरी साहित्य में बड़ा ही योगदान दिया है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जा रहे हैं और इनके योगदान को आज हम इस बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और एक अच्छी और बहुत ख़ास बात ये आप दर्शकों को बताते चलूँ कि साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, लेकिन साहित्य में इनका योगदान बहुत बड़ा है। स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। साइंटिस्ट हैं आप और साहित्य से कैसे, मतलब ये जुड़ाव कैसे? ऐसा है कि ये दोनों चीज़ें समांतर ही चली। साहित्य पढ़ने का शौक़ था और उस शौक़ के कारण साहित्य पढ़ते पढ़ते साथ में पढ़ाई में मैंने फ़िज़िक्स की तरफ रुख किया। तो फिज़िक्स भी मेरा बहुत ज़्यादा मेरी दिलचस्पी का एक सब्जेक्ट है। और ऐसे ही साहित्य में मेरी रुचि बचपन से ही हो गई थी। कोई घर के हालात ऐसे थे, मेरी माताजी की तरफ से ये मुझे सौगात मिली है साहित्य की। और उसके बाद कोई मित्र ऐसे मिले और कंपनी ऐसी हुई कि साहित्य की तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन साथ ही साथ मेरा जो पढ़ाई का सफ़र था उसमें फ़िज़िक्स आ गई और फिर फ़िज़िक्स में ही मैं आगे बढ़ता रहा। यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स ही पढ़ाता रहा और फ़िज़िक्स पढ़ाते पढ़ाते यूनिवर्सिटी से ही मैं रिटायर हुआ। तो फ़िज़िक्स भी अपनी जगह पर और साहित्य अपनी जगह पर। क्या बात है सर, आपने डोगरी साहित्य में काफ़ी योगदान दिया है, इसकी समृद्धि के लिए बहुत काम किया है। आप विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ में आप रहे हैं। क्या लगता है वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर क्या भविष्य है? ऐसा है कि जैसे भारत में क्षेत्रीय भाषाएं हैं, यूरोप में ऐसे क्षेत्रीय भाषाएं नहीं हैं। क्योंकि यूरोप, अगर सारा यूरोप आप मिला लें, यूरोप की सारी कंट्रीज़ मिलाएं तो वो भारत के बराबर बनती हैं। इसलिए भारत की हर एक स्टेट तकरीबन यूरोप के एक मुल्क के बराबर है। तो अगर जर्मन लोग जर्मन भाषा बोलते हैं तो ऐसे ही है जैसे हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलते हैं, यूपी के लोग हिंदी बोलते हैं, या महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। तो इनको आप समझिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और उस तरीके से वहाँ वैसे क्षेत्रीय भाषा नहीं है। लेकिन जो लोगों की नेटिव भाषा है जिस भी देश में है, वो सब लोग अपनी सारी पढ़ाई, अपना सारा लेखन, अपनी सारी बातचीत अपनी ही मातृभाषा में करते हैं। किताबें भी उसी में होती हैं, पढ़ते लिखते सब कुछ उसमें करते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ उन लोगों में एक ये टेंडेंसी भी है कि वो इंटरनेशनल भाषा के ऊपर अपना वो रखते हैं, ताकि वो अपनी बातचीत को अगर बड़े ऑडियंस के सामने कहना चाहें तो वो हिंदी में, इंग्लिश में या दूसरे ऐसे मीडियम में कर सकें। लेकिन मूल रूप से वो अपनी भाषा में ही काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आइंस्टाइन जर्मन थे, उन्होंने अपना सारा रिसर्च का काम जर्मन में किया, जर्मनी में किया। नील्स बोहर डैनिश थे, डेनमार्क के थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी जो भी जितना काम किया सारे का सारा डेनिश भाषा में किया। इसके अलावा कितने ही फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना सारा काम फ्रेंच भाषा में किया। ये तो बाद में उन भाषाओं से इन्होंने उसको अनुवाद करके तो इंग्लिश भाषा में लाया। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में स्थिति एक दूसरी ही है। मेरी क्षेत्रीय भाषा डोगरी है। मेरी क्षेत्रीय भाषा में हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। अब जाके थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में डोगरी को उन्होंने शामिल करना शुरू किया है, अभी भी पूरे ज़ोर से नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान में अपनी भाषाओं से ज़्यादा इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है। और ये मैं समझता हूँ ये दास्ता की निशानी तो है ही। वो तो है कि हमारी साइकी में ये गुलामी का भाव चला गया है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी चीज़ है, आप किसी विदेशी भाषा में मौलिक बात नहीं सोच सकते। आप मौलिक बात, ज़मीन से जुड़ी हुई बात, लोगों से जुड़ी हुई बात असल में आप किसी विदेशी भाषा में सोच नहीं सकते। इसलिए हमारे बहुत से बच्चे, बहुत सी प्रतिभाएं
और बहुत अच्छा लिखने वाले लोग जो बड़ा अच्छा लिख सकते थे अपनी भाषाओं में, वो इंग्लिश को अपनाने की वजह से ना वो वहाँ पे बहुत अच्छा लिख पाए ना इधर। अब कुछ भाषाओं में ऐसा है कि लोग अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, मराठी में काम करते हैं, मलयालम में काम करते हैं, तमिल में काम करते हैं, पंजाबी में हैं। तो ये लोग जब इन्होंने अपनी भाषाओं में लिखना शुरू किया तो उन्होंने अद्भुत साहित्य की रचना की है। और जब उस साहित्य को इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो वो दुनिया के किसी जगह के साहित्य से भी कम नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। सर, एक बहुत ही माकूल प्रश्न है, जब हम बात करते हैं हिंदी की, बात करते हैं अंग्रेज़ी की, चूँकि जब देश में आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी को आगे बढ़ाने की बातचीत हो रही है और द्वितीयक भाषा के तौर पे भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने की बात हो रही है, ऐसे में डोगरी साहित्य कितना समृद्ध होगा आपके प्रयासों से और आप जैसे लेखकों के प्रयासों से? ऐसा है कि इसका उत्तर मैं बिल्कुल सीधा नहीं दे सकता, लेकिन मैं जो मेरे विचार हैं मैं आपसे साझा करता हूँ। पहले तो हमें भारत की जो स्थिति है उसके बारे में एक प्रैक्टिकल सोच रखनी पड़ेगी। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, छोटी भाषाएं हैं, बोलियां हैं छोटी छोटी। अगर आप कोई एक केंद्रीय भाषा नहीं रखेंगे जो सब भाषाओं को एक हार की तरह पिरो के रखे, तो इस देश में लोगों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाएगा। उस मायने में हिंदी की एक बहुत बड़ी भूमिका है और हिंदी की इस भूमिका को हमें भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, मैं ये मानता हूँ साहित्यकार के तौर पर कि हिंदी कोई आसमान से नहीं उतरी है। हिंदी भाषा हमारी इन्हीं भाषाओं से मिलके बनी है। बिल्कुल। हिंदी भाषा की शब्दावली देखिए, हिंदी भाषा के बोलने का ढंग देखिए आप जगह जगह का, तो मेरी डोगरी भाषा ने कितना कंट्रीब्यूट किया है हिंदी में। मराठी ने कंट्रीब्यूट किया है, पंजाबी ने कंट्रीब्यूट किया है। हिंदी भाषा एक समुद्र है। ये छोटी छोटी जो जितनी भाषाएं हैं और नदियां हैं, ये नदियां अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो भाषा हमें हर एक से जोड़ती है वो हिंदी है। हिंदी का स्थान हिंदी को मिलना चाहिए और डोगरी का डोगरी को। मैं आपको एक छोटा सा 2 लाइनें सुनाता हूँ। वो दो लाइनें ये हैं कि हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए, बहुत बड़े कवि, जन कवि हुए, उनका नाम था दीनू भाई पंत। उन्होंने ये बात डोगरी में कविता में कही थी कि इंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है माँ, दादी थार दादी है ते माँ थार माँ। हिंदी हमारी दादी है और डोगरी हमारी माँ है। दादी की जगह दादी है और माँ की जगह माँ है। क्या बात उन्होंने, क्या बात है। तो हम इसमें कोई विरोधाभास नहीं है जी। और ये भाषाएं एक दूसरे को समृद्ध ही करती हैं। डोगरी में आज जब हमें शब्दावली की कमी पड़ती है और हमें शब्द नहीं मिलते टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, तो हिंदी से लेते हैं, इंग्लिश से भी ले लेते हैं, लेकिन ये भाषाएं एक दूसरे को देती हैं। मैं समझता हूँ हमारा भारत की सबसे बड़ी सुंदरता है विविधता, और विविधता में भाषाओं की विविधता। और ये विविधता इतनी, मैं सारी दुनिया में घूमा हूँ जैसे आपने खुद बताया, जो आनंद हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भोजनों में, अलग अलग वस्त्रों में हमें जो हिंदुस्तान में ये एक झांकी सी मिलती है, हमें लगता है जैसे हम लगातार उत्सवों में जी रहे हैं। क्या बात है। और ऐसा हमारा हिंदुस्तान की ये है, इसलिए हमें भाषाओं को झगड़ों से दूर रखना चाहिए। हिंदी की समृद्धि भी होनी चाहिए और डोगरी और पंजाबी और कश्मीरी और जितनी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी अधिक से अधिक समृद्ध किया जाना चाहिए। क्या बात है। जैसा कि ललित सर बता रहे हैं, लगातार ये हमसे जुड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह भाषा तब समृद्ध होती है जब ये सभी भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को साथ लेकर चलती है। हिंदी निश्चित तौर पे देश की भाषा है, लेकिन साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी अपना एक स्थान है। सर, हम बात करते हैं, आप जम्मू से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा सूबा है जहाँ के पत्थर बोलते हैं, घाटियाँ बोलती हैं, पहाड़, पंछी और हवा बिल्कुल अलग है। तो क्या ये हम मान के चलें कि आपकी डोगरी जो साहित्य है उसमें कहीं ना कहीं इसकी छाप दिखती है? ऐसा है कि डोगरा प्रदेश जो है पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ों की गूंज हमारे संगीत में नज़र आती है। जो पहाड़ी छोटे झरने होते हैं जो बहते हैं, उनकी जो छल छल कल कल है,
वो हमारे संगीत में, हमारी भाषा में साफ साफ नज़र आती है। लोग कहते हैं कि डोगरी भाषा बड़ी मीठी भाषा है। मीठी, मैं तो डोगरा हूँ, मेरी तो मातृभाषा है, मुझे तो मीठी लगेगी ही, लेकिन दूसरे लोग भी कहते हैं कि डोगरी बड़ी मीठी भाषा है। ये मिठास जो भाषा में आई है, ये आई है हमारे वातावरण से और हमारे उस इलाके की सुंदरता से और पहाड़ों से, नदियों से, नालों से, उसके कारण ही ये सुंदरता हमारी भाषा में है। यही सुंदरता आपको डोगरी साहित्य में भी नज़र आएगी। और कहते हैं कि लोग बड़े मीठे हैं, वहाँ के बातें भी मीठी मीठी करते हैं, तो वो भी शायद आपको वहाँ नज़र आ जाए। ज़रूर असर होता है, वातावरण का असर भाषा के ऊपर ज़रूर होता है। जी सर, एक प्रश्न जो हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे, चूँकि आप फिजिसिस्ट हैं तो साइंस से आपका ताल्लुकात रहा है बचपन से और आप पढ़ते भी रहे हैं और पढ़ाते भी रहे हैं, तो साइंस जैसे विषय जो बहुत ही नीरस विषय माना जाता है और ऐसे में साहित्य की रचना ये बड़ा ही रस भरा है, तो कैसे तारतम्यता आपने स्थापित की नीरस और रस वाले दोनों विषयों के बीच में? प्रिया जी, आपको एक बात बताऊं, नीरस वो है जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, जिसमें आपकी दिलचस्पी ना हो, वो नीरस है। जिस व्यक्ति में आपकी दिलचस्पी हो वो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। जिस व्यक्ति में दिलचस्पी ख़त्म हो जाए उसकी सुंदरता नज़र नहीं आती, फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको जो फिज़िक्स या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की सुंदरता आपकी पकड़ में आ जाए, फिर वो सब्जेक्ट आपके लिए नीरस नहीं रहता। ये मैं मानता हूँ कि फ़िज़िक्स ज़्यादा लोगों के लिए नीरस है। उसका कारण ये है कि फ़िज़िक्स को जानने के लिए साथ ही साथ मैथमेटिक्स की जानकारी होना भी बड़ा ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स को ही पहले लोग कहते हैं कि नीरस है, हालांकि मैं ना मैथमेटिक्स को नीरस मानता हूँ, ना फिज़िक्स को नीरस मानता हूँ, ना साहित्य को नीरस मानता हूँ। मुझे इन सब में रस आता है। क्या बात है। एक साहित्यकार की भाषा जब प्रगाढ़ होती है तो उसमें रस नज़र आता है, और एक साहित्यकार की कलम जब चलती है तो मुझे लगता है सारी चीज़ें पैनी हो जाती हैं, शब्द भी, भाषा भी और भाव भी। सर, एक सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्या आपने सोचा था कि पद्म सम्मान मिलेगा? और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने पद्म सम्मान दिया है ऐसे लोगों को जो मौलिक काम कर रहे हैं और ज़मीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में? देखिए, ऐसा है कि मैंने ये सोच कर के साहित्य में काम नहीं किया कि मुझे पद्म अवार्ड लेना है, ये सोचकर मैंने काम नहीं किया। और जब मुझे पद्म अवार्ड मिला और मैं ये भी कहूँ कि मुझे कोई बड़ी खुशी नहीं हुई तो झूठ है। इसकी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। क्या खुशी हुई? खुशी ये हुई कि मैं समझता हूँ कि ये जो सम्मान मिलते हैं, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से, माननीय मोदी जी की तरफ से या वैसे सरकार की तरफ से मिलते हैं, ये आपको सरकार समाज का प्रतिबिंब है जी, समाज का प्रतिनिधित्व करती है। उसका मतलब है समाज आपको शाबाश दे रहा है, कह रहा है कि आपने अच्छा काम किया। तो जब कोई शाबाश मिलती है, किसी बच्चे को मिलती है, तो वो क्या करता है? उसी काम को और करता है। बिल्कुल, उत्साह बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं तो इसको उस सेंस में लेता हूँ कि अगर मेरे किए गए काम को सराहा गया, अच्छा कहा गया, तो मेरे लिए ये उत्साह मुझे इससे मिलता है कि मैं ये काम और बढ़ चढ़ के करूं, ये बात है। और उसमें भी मुझे खुशी मिलती है कि तो क्या कहेंगे जो देश भर से लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए, आपके ख़ास तौर से जो चाहने वाले हैं और आपके जो पाठक हैं जिन्होंने डोगरी साहित्य को बहुत पढ़ा है, आपको सुना है, पढ़ा है, उनके लिए कोई संदेश दें? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने लिखा है, जो कुछ मैंने कागज़ के ऊपर अपने पेन से लिखा है, कविता लिखी है, कहानी लिखी है या निबंध लिखे हैं, वो सब आपने मुझे दिया है। आप ही लोगों से, इसी दुनिया से, इसी हिंदुस्तान से, इसी जम्मू से, इसी मोहल्ले से, इसी घर से, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। मैंने उसी को वापस किया है आपको। उसमें वो मेरी सोच से होके गुजरा है, बस इतना सा है। लेकिन आप ही लोगों का धन्यवाद है। अगर आपकी तरफ से मुझे ये सब कुछ नहीं मिला होता
तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता था। ये मेरा देशवासियों के लिए भी, मेरे जम्मू प्रदेश के लोगों के लिए भी और दूसरे मित्रों के लिए भी, अपने घर के लोगों के लिए भी, मोहल्ले के लोगों के लिए भी, सारे संसार के लोगों के लिए मेरा धन्यवाद है कि आपने मुझे कुछ दिया है जो मैं आपको वापस दे पाया। सर, कहते हैं कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे स्त्री का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, उनका हाथ होता है। क्या कहेंगे कि आपकी जो अर्धांगिनी है उनका कैसा योगदान रहा आपकी इस सफ़र को, इस यात्रा को यहाँ तक पहुँचाने में? लोगों ने इसको स्त्री और पुरुष के साथ जोड़ दिया है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष कार्य करने के लिए उसमें कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत, कोई ना कोई एक जो सहारा हमेशा साथ साथ चलता है वो होता है, वो ज़रूरी होता है। और क्योंकि हमारा समाज स्त्री और पुरुष के संबंध के ऊपर चलता है, इसलिए हर पुरुष के काम के पीछे एक स्त्री का हाथ होता ही होता है, जो उसके घर में होती है। और अगर वो स्त्री दुनिया में कुछ कर पाती है या कुछ दिखा पाती है तो उसके लिए उसके साथ उसके पति का हाथ भी होता है। क्या बात है। मुझे लगता है जो दर्शक देश दुनिया से आपको सुन रहे हैं निश्चित तौर पे आपसे प्रेरित हो रहे होंगे, प्रेरणा प्राप्त कर रहे होंगे और स्त्री की महत्ता को और परिवार में, समाज में एक स्त्री की जो एकल महत्ता है उसको भी स्वीकार रहे होंगे। सर, आपने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में कलम चलाया है। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कविताएं अगर गुनगुनाना चाहें तो अपनी लिखी हुई कोई कविता। क्योंकि मेरी जो अधिकतर कविताएं हैं वो छंद मुक्त होती हैं, उन कविताओं को याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन मैं कुछ 2-4 लाइनें जो इस वक्त मेरे दिमाग में आ गई, आपने कहा तो मैं सुनाता हूँ। लिखा तो डोगरी में है, मैं कोशिश करता हूँ वो आपको हिंदी में सुना दूँ जी। अगर तुम्हें लगे कि तुम अंदर ही अंदर मर रहे हो, तब भी अपने जीने के रंग ढंग कायम रखना। अगर तुम्हें लगे कि तुम अंदर ही अंदर मर रहे हो, तब भी अपने जीने के रंग ढंग कायम रखना। उनके लिए जो तुम्हें देख के जीते हैं, उनके लिए जो तुम्हें देख कर जीते हैं, क्या पता उनके प्यार की नमी में तुम फिर से अंकुरित हो उठो। क्या बात, बहुत शानदार, ये मेस्मराइजिंग करने वाली पंक्तियाँ थी। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं लगातार एक कवि और एक साइंटिस्ट और एक साहित्यकार और एक मूर्धन्य साहित्यकार मैं कहूँ उनसे। ललित मंगोत्रा जी हैं जो कि जम्मू से आते हैं, बड़ा नाम है साहित्य में और डोगरी साहित्य में ख़ास तौर से। इन्होंने अपनी रचनाओं की भी बात की, इन्होंने साइंस के सफ़र की बात की, इन्होंने अपने जीवन की उपलब्धियों की भी चर्चा की। और चलते चलते एक प्रश्न, ताकि आप सब इसे प्रेरणा ग्रहण करें। सर, एक विद्यार्थी को, एक साहित्यकार को और एक आम व्यक्ति को अपने संघर्ष की शुरुआत, अपने जीवन की शुरुआत, अपने सफलता की शुरुआत संघर्ष से करनी पड़ती है। क्या कुछ कठिनाइयाँ रहीं आपके जीवन में यहाँ तक पहुँचने में? उन कठिनाइयों के बारे में थोड़ी चर्चा करें और साथ ही हमारे दर्शकों को ये ज़रूर संदेश दें कि हम उन कठिनाइयों से कैसे पार पाएँ। देखिए, ऐसा है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई बहुत बड़े आर्थिक कठिनाइयों से गुज़रना पड़ा या मुझे पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे की कमी थी। बहुत पैसा भी नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे कभी कमी होने नहीं दी। जो मेरी कठिनाइयाँ थी वो दूसरी थी। मेरी कठिनाइयाँ ये थी कि जिस जगह मैं जो करना चाहता था वहाँ वो संभव नहीं था। मैं जब अपनी ग्रेजुएशन में ही था तो उसी वक्त मैंने फैसला किया था कि मैं फ़िज़िक्स में पढ़ाई करूँगा, फ़िज़िक्स में मास्टर करूँगा। लेकिन जम्मू में एमएससी फ़िज़िक्स थी ही नहीं और फिर मुझे ढूंढना पड़ा जम्मू के बाहर। और जिस जगह मैंने अप्लाई किया, कहीं मुझे मैथमेटिक्स में एडमिशन मिली, कहीं मुझे केमिस्ट्री में एडमिशन मिली। तो इसलिए मेरे ज़िंदगी के 2 साल वेस्ट हुए। इसको मैं स्ट्रगल कहूँ या इसको मैं ये कहूँ कि मुझे मौका नहीं मिला। तो लेकिन जब मिला तो फिर मुझे कश्मीर में, जम्मू के पास ही दूसरी यूनिवर्सिटी में मुझे मौका मिल गया और मैंने वहाँ से की। जैसे ही मैंने अपनी एमएससी की वहाँ, तो जम्मू में शुरू हो गया फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट। मैंने अपनी पीएचडी जम्मू से की। अब इससे आपके प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, मैं लोगों को क्या कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने मन में कुछ करने की ठान ली है ना, तो ठान के रखो, उसको छोड़ो नहीं।
हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री की एडमिशन मिली थी, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मुझे रुड़की में मैथमेटिक्स में एडमिशन मिली थी, मैंने ज्वाइन नहीं किया। क्यों? कि मैं फ़िज़िक्स ढूंढ रहा था। और फिज़िक्स जब मुझे श्रीनगर यूनिवर्सिटी में मिली, यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो मुझे वो एक मौका मिला। 2 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा। मुझे कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए रास्ता नहीं खुल रहा था। इसलिए वो बात बड़ी पुरानी है, लेकिन इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत है कि अगर आपने आप सकारात्मक सोचने वाले इंसान हैं और आप दृढ़ इच्छा रखते हैं जो काम करने की, और उसके लिए आप इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, तो वो काम होगा ही होगा, आप ज़रूर कर पाएंगे, मैं यही कह सकता हूँ। जी हाँ, तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत को समाप्त करते हैं, विराम करते हैं, देते हैं और मिलते हैं किसी और ख़ास अतिथि से किसी और ख़ास एपिसोड में, जहां हम लगातार चर्चा करेंगे उनकी उपलब्धियों की, उनकी सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे और उनके समाज के प्रति किए गए योगदान को। हम बातचीत कर रहे थे डोगरी साहित्य के एक बड़े नाम से, प्रोफेसर साइंस ललित सर से बातचीत कर रही थी, जिन्होंने डोगरी साहित्य में बहुत योगदान दिया है और ये साहित्य के एक स्थापित नाम है। फिजिसिस्ट होते हुए भी इन्होंने साहित्य में बहुत सारी अपनी रचनाएँ दी हैं। डोगरी भाषा में इनका नाम आने वाले कई पीढ़ियों तक लिया जाता रहेगा। एक स्थापित साहित्यकार के तौर पे सर ने हमें महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, जिससे निश्चित तौर पर हमारे दर्शक प्रेरणा ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप चलते चलते डोगरी में कुछ गुनगुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए तो ज़रूर। ये कविता है तो डोगरी में, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में सुनाता हूँ। तो इसका टाइटल बनेगा होने का एहसास, अपने होने का एहसास। अपने होने के एहसास की गर्माहट मैं सुबह के उन पलों में महसूस करता हूँ जब ना मैं पूरी तरह जगा होता हूँ, ना पूरी तरह से सोया। जब मैं पूरी तरह सोया होता हूँ उस वक्त मैं होता ही नहीं, जब मैं पूरी तरह सोया होता हूँ उस वक्त मैं होता ही नहीं, और जब मैं पूरी तरह जगा होता हूँ उस वक्त मैं अपने आगे पीछे की चीज़ों में इतना गुम होता हूँ कि असल में मैं तब भी नहीं होता। क्या बात है। सुबह की जगने और सोने की बीच की हालत में मैं अंदर भी होता हूँ और बाहर भी, मैं अंदर भी होता हूँ और बाहर भी। मेरे अंदर और बाहर के बीच कोई लकीर खींची नहीं होती, मैं इधर से उधर, उधर से इधर आता जाता हूँ। अच्छा लगता है। क्या बात है। कहते हैं साहित्य जब तक जीवित है हमारी जीवंतता बनी रहेगी। ऐसे साहित्यकार जो संवेदनशील है और देश की बात, संवेदना की बात, भाषा की बात, मानवीयता की बात, मूल्य और आदर्श की बात करते हैं, शायद इन्हीं संस्कारों के जरिए साहित्य अब तक जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाई।